इलेक्शन का कैंपेन कुमार विश्वास मैंने आपका देखा जी। आप भिगो भिगो के जूते मारे थे। आपसे कम मारते हैं। आप तो मुस्कुरा के सौम्य तरीके से करते हैं। आपने कहा किरण बेदी मेरी बड़ी बहन है। जी बिल्कुल है। आपने कहा कि मैं उनको गला खराब हो जाता तो गर्म पानी पिलाता था। जी। फिर ये भी कहा कि मैं उनके कभी कभी जूते भी उठा लेता था। कई बार ढूंढने पड़ते थे कि जूते नहीं मिल रहे हैं तो मैं लेके आता था। और फिर कहा ये जयचंद है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त बड़े कवि हैं। उन्होंने कहा कि अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो जहां न्याय की बात है, जहां देश की बात है, वहां किरण जी क्या मेरे सगी भाई बहन भी होंगे, अरविंद भी हो, कोई भी हो, तो उसके विरुद्ध बोला जाएगा। उन्होंने आंदोलन की मूल भावना के साथ अच्छा नहीं किया और ये बात जनता के बीच में लेकर गया। लेकिन आप कहते थे कि आंदोलन में हमारी साथी थी, बिल्कुल, इनके साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है, मैं बहुत इनकी इज्जत करता हूं। फिर कहा ये किराए की कप्तान। किराए की कप्तान मैंने इसलिए कहा कि देखिए, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी तपस्या की है। जब उनका मैंने देखा जिस दिन उनका डिक्लेरेशन हुआ, जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा ये हमारी कप्तान होंगी, तो मैंने चेहरे देखे लोगों के जो दोनों तरफ बैठे थे, जिन्होंने भाजपा के लिए इतनी तपस्या की है। सतीश उपाध्याय जी इतने दुखी मुझे लगे और मुझे बड़ी सहानुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि बंद गले का कोट सिलवा लिया दूल्हे ने और घोड़ी भाग गई। हर्षवर्धन जी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे गले के लिए दवाइयां देते रहे। उनके चेहरे का पूरे चुनाव के दौरान हर्ष गायब था। और जगदीश मुखी जी जगदीश दुखी दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगा कि जो पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कर सकती है, उस पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्या करेंगे, और कार्यकर्ताओं ने ये किया। मुझे लगता है हमारे लिए आत्मावलोकन का समय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है ये इस समय, जो उसे करना चाहिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आप जो भिगो भिगो के मारते हैं। आपने कहा कि किरण जी मेरी बड़ी बहन है, मैं व्यक्तिगत हमला नहीं करूंगा, फिर पोस्टर लगवा दिए अवसरवादी हैं। नहीं, ये तो देखिए आपको तय करना पड़ेगा। दरअसल भाजपा चाहती थी कि ईमानदार अरविंद और ईमानदार किरण बेदी जी के बीच कंपटीशन हो, दिल्ली की जनता ये तय करे। हमारा कहना था कि ईमानदार अरविंद और अवसरवादी किरण बेदी जी के बीच कंपटीशन हो। तो सबसे पहले मैंने उसको विमर्श में रखा ट्वीट के जरिए, फिर मैंने उनके पुराने ट्वीट रिवील किए, और दूसरा जो आप दो बार रजत जी पूछ चुके हैं भिगो भिगो के कहना। देखिए, दो शब्द हैं हिंदी में, एक है उपहास, एक है परिहास। उपहास जब किया जाता है तो महाभारत हो जाती है। जब एक भद्र वधू ये कहती है कि अंधे का बेटा अंधा, तो इससे महाभारत हो जाती है। परिहास देवर की बाह में काटी गई भाभी की चिकोटी है, जो दर्द तो करती है पर मीठा दर्द करती है। तो अब देखिए, किरण बेदी आपकी बड़ी बहन है, उनसे आपका मुकाबला था, उनके बारे में कुछ कह दें। लेकिन बेचारे राहुल गांधी, वो तो कहीं फाइट नहीं, आपने उनकी तुलना मंदबुद्धि बच्चे से कर दी। नहीं, उनको जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम मिला, जो ये युवा बोलते हैं, वो भी मेरा ही दिया हुआ नाम था उनके लिए, जो मैंने दिया। मैं बोलूंगा नहीं वो नाम, ये जो आप पप्पू कहते थे। देखिए, मैं जब सामाजिक क्षेत्र में इस तरह नहीं आया था, राजनीति में नहीं आया था, तब भी जब कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये कहते थे कि राहुल जी आए, मैं कुर्सी उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो मुझे ऐसा लगता था वो मेरा अपमान कर रहे हैं। क्योंकि रजत जी, देश का नंबर 1 शो है, ये सबसे पुराना शो है। आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी का नाम आप नहीं जानते। आप इतने बड़े एंकर हैं, हम आपके पूज्य पिताजी का नाम नहीं जानते। हम दोनों अपनी निजी प्रतिभा से यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग अपनी निजी प्रतिभा से बैठे हुए हैं। जब जब मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि मैं देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान की गद्दी इसके लिए छोड़ने को तैयार हूं, उन्होंने 64% उन युवक युवतियों का अपमान किया जो अपनी निजी प्रतिभा के सहारे पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। तो मुझे लगा आज भाजपा कुछ भी कहती रहे, 2010 तक वो इस देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार से खारिज करने के लिए मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई। और आज भाजपा छोड़िए, कांग्रेस ही मानने को तैयार नहीं है कि वो दावेदार है कि नहीं है। कांग्रेस तो मेरा मिशन सफल। लेकिन यही राहुल गांधी है जिन्होंने आपकी अमेठी में जमानत जब्त करा दी थी। देखिए, जमीर जब्त होने से देखिए, जमीर जब्त होने से जमानत जब्त होना बेहतर है। और जब कोई मेरे मित्र कहते हैं, भाजपा के दोस्त बहुत कहते थे अक्सर इस चुनाव से पहले, अब तो शांत है बेचारे कुछ दिन के लिए, इनकी तो जमानत जब्त हो गई थी। तो एक ने मेरे एक दिन फेसबुक पे लिखा, बताइए वो कौन नेता है राष्ट्रवादी जिसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो मैंने कहा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मथुरा और लखनऊ में 2 बार जब्त हुई थी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूं,
मेरा मानना यह है कि युद्ध में इतिहास आपका आकलन इस बात से नहीं करता कि आप जीते या हारे, इस बात से आकलन करता है कि आपने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई। मैं अमेठी गया, मैंने अमेठी में 4 महीने प्रण से चुनाव लड़ा और मैंने मतदान के दिन उनको सड़क पर उतरने के लिए बाध्य कर दिया। उनकी बहन ने वहां 1 महीना डेरा डाला, उनके करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुए और मैं चना खाकर लड़ा, मेरे साथी चने खाकर लड़े। आज भी अमेठी की गलियां उस रण को याद रखती है और इसके लिए मैं जीवन भर खुद पर मुग्ध रहूंगा कि मैंने उनके घर में घुस के उन्हें चुनौती दी। लेकिन यह भी सच है कि उसके बाद आप अमेठी नहीं गए, क्योंकि मैंने अमेठी वालों से कहा था कि मैं हारूं या जीतूं अमेठी रहूंगा। अमेठी ने कहा भैया जीते राहुल गांधी जी, हारी स्मृति ईरानी जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे आया बसपा वाला, ये भी कम लोगों को पता होगा, वो घर ही बैठा रहा, उसका हाथी भी निकला। चौथे नंबर पे मैं आया तो अमेठी ने मुझको हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप जो ये राजनीति कर रहे हो गांव में रहने की, ये हमको पसंद नहीं है, हमको तो ये वाली राजनीति पसंद है जो राहुल गांधी बेचारे रोज कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से संभव। राहुल गांधी कहते हैं अमेठी में बाकायदा बेचारे 15 साल से कहते हैं। आप मजाक उड़ाना यहाँ भी नहीं छोड़ नहीं, लोग पूछते थे भाई राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा राहुल गांधी आपको कहना चाहते हैं भाई मेरे भरोसे मत रहना, मैं नहीं कर पाऊंगा। अमेठी को राहुल गांधी, किरण बेदी मुझे समझ आता है पॉलिटिकल राइवल है। बाबा रामदेव, उन्होंने तो सिर्फ दुनिया को योग सिखाया है, योग का प्रचार प्रसार किया है। उनके बारे में आपने, मैंने देखा पब्लिक मीटिंग कह रहे थे ये आंख मारते हैं। नहीं, स्वामी जी मेरे भी बहुत पूज्य हैं, मुझे बहुत स्नेह देते हैं और उनके योग का प्रवेश मेरे जीवन में भी है। लेकिन मेरा कहना है कि संतों को और साधुओं को राजनीति से परहेज करना चाहिए। देखिए, मैं एक दिन संस्कार विधि पढ़ रहा था, कोई किताब मुझे मिल गई, तो उसमें था पुंसवन संस्कार में ये करिए, गर्भाधान में ये करिएगा, बच्चा पैदा हो तो ये करिए। तो उसमें लिखा था राज्याभिषेक संस्कार, तो मैंने सोचा ये भी पढ़ लूँ, अब तो होता नहीं, राजा कोई होता नहीं। उसमें लिखा था कि राजा ऐसे 7 पवित्र नदियों के जल से नहाएगा, जब वो सिंहासन पर बैठेगा तो राजमाता उसको मुकुट पहनाएंगी, और जो साधु होगा, जो धर्म गुरु होगा उस राज्य का, वो उसके हाथ में एक दंड देगा और कहेगा सर्वदंडो असि, यह सबके लिए दंड विधान है, सबका दंड विधान कर। फिर राजा पैर छूने झुकेगा साधु के और साधु उसकी पीठ पर चमर मार के कहेगा, मोर पंख मार कर कहेगा धर्म दंडो असि, अगर तू च्युत होगा, तू हटेगा तो धर्मदंड तेरे भी ऊपर है। तो साधु का काम यह है कि वो राजसत्ता के ऊपर धर्मदंड करे, ये नहीं कि राजसत्ता के लिए रैलियां करता फिरे, वोट मांगे और कहे जी आप इनको वोट दे दीजिए। तो मैं चाहता हूं जितने साधु संत किसी भी धर्म के हों, इसीलिए एक धर्म के साधु ने हमको कहा, एक इमाम साहब ने हमको कहा कि हम दे रहे हैं। अब वो शाही मस्जिद के इमाम थे, तो मस्जिद रह गई, वो शाही इमाम हो गए। अब वो बोले कि आपको समर्थन देना है, पहले वो भाजपा को दे चुके थे अटल जी के टाइम, फिर कांग्रेस को दे चुके थे। हमने उनसे कहा थैंक यू, नो थैंक यू, हमारे लिए सब आवश्यक है, हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक एक व्यक्ति आवश्यक है। तो स्वामी जी मेरे भी बहुत आदरणीय है, उन्होंने योग की क्रांति की है, उन्होंने इस देश से जो मेडिसिन कंपनियों का एक वर्चस्व था उसको समाप्त किया है। मेरे घर में भी उनके उत्पाद इस्तेमाल होते हैं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी सब मुग्ध हैं। मैं चाहता हूं कि वो दिशा निर्देश दें, हमको भी दें, जो राजसत्ता केंद्र में है उसको भी दें, और जो भी इसके विपरीत जा रहा हो, भारत धर्म के जो विपरीत जा रहा हो, उसके खिलाफ बोले, मैं चाहता हूं। लेकिन मैंने तो आपकी पब्लिक मीटिंग सुनी थी जिसमें आपने कहा था ये जब काले धन की बात करते हैं तो आंख भी तो मार रहे थे। मैंने ये कहा लोगों से, वो बात आप बोल कर गए। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं, लोगों ने मुझसे पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि यार स्वामी जी भी तो कह रहे थे कि 100 दिन में काला धन आएगा। मैंने कहा तुम गंभीरता से लेके, स्वामी जी मजाक कर रहे थे, आंख भी तो मारी थी उन्होंने ये बात करने में। तो मैंने तो उनका बचाव किया। भाई कल को ये लोग बच्चे सब लड़के पूछने पहुंच जाए स्वामी जी से कि स्वामी जी बताइए कहां है काला धन, स्वामी जी क्या कहेंगे? तो मैंने तो स्वामी जी का बचाव किया। स्वामी जी लेकिन आप भी तो ऐसी बातें कह रहे थे, उसी पब्लिक मीटिंग में मैंने सुना आप लोग कह रहे थे बिजली कंपनियां बहुत पैसा लूट रही हैं, हमारी सरकार आएगी तो बिजली कंपनियों से पैसा लेके आप में बांट देंगे। हमने ये कहा कि हम ऑडिट कराएंगे। पिछली बार भी हम सीएजी के पास गए थे। बिजली कंपनियां अधिकांशतः क्या करती हैं कि वो अपनी फर्जी सब्सिडरी कंपनी बता के उनमें घाटा दिखा देती हैं और फिर वो सारा मतदाताओं से वसूल करती हैं। शीला दीक्षित जी की सरकार ने कोर्ट में कहा कि नहीं इनका ऑडिट मत कराइए, ये ठीक चल रहा है। आपको कैसे पता है? आपको अकाउंटेंसी आती है? शीला दीक्षित क्या सीए थी? तो हमको पता चल गया कि ये मिली भगत है, क्योंकि दिल्ली विद्युत बोर्ड के चेयरमैन ने साफ कह दिया था कि अगले 5 साल तक घटेंगी, कम नहीं, ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमने पिछली सरकार में भी शुरू करा दी थी, इस सरकार में भी देश की बिजली कंपनियां, हम चाहते हैं कि वो ठीक से काम करें, वो मुनाफा कमाएं, गैर वाजिब मुनाफा ना कमाएं, वो क्रॉनी कैपिटलिज्म ना करें। अगर वो नहीं मानेंगी तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े युवा बैठे हैं, इनमें से कोई भी कंपनी खोल के बिजलियां देना शुरू कर देगा। बहुत लोग हैं, देश की हिम्मत के काबिल। कुमार, सब लोगों की आप खिंचाई करते हैं, सब लोगों के बारे में कहते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो मुझे लगता है कि आपकी जो उनसे 10-15 साल पुरानी दोस्ती है उसको निभाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रधानमंत्री से मेरा परिचय बहुत पुराना है। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नए नए नियुक्त हुए थे, मेरे प्रशंसक भी हैं और मित्र भी। अब तो बहुत दिन से बात नहीं हुई है, राजा बन गए तो फकीर से कहाँ बात करेंगे, तो अभी तो बात नहीं हुई है। मल्लिका साराभाई जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी थी, गुजरात में रहती है, नरेंद्र मोदी की विरोधी हैं, उन्होंने पूछा कि कुमार विश्वास ने कितने पैसे लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के। नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे एक कवि हैं, फिर मुझे याद आ गए, हरिओम पंवार साहब। उनकी एक लाइन है कि बड़े प्रसिद्ध कवि हैं वीर रस के, उनकी पंक्ति है कि मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले। तो ये तो संभव नहीं है। मैंने पिछले इतने वर्षों में सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया, मैं किसी अकादमी से पैसा लेने नहीं गया, मैं किसी राजकीय महोत्सव में नहीं गया। लेकिन ये तो सच है ना कि नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर आपने कहा कि ये देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जब वो गुजरात में थे। फिर आपने कहा ये नीलकंठ हैं, जहर पी लेते हैं। आप बार बार इस सबको दोहराते हैं, आप सारे लोग मिलके। देखिए, ये जो मेरे हाथ में, ये ना दोहराया तो मजा क्या है। हाँ नहीं, ये जो मेरे हाथ में है, ये महाकाल का वो है। जिस दिन पोलिंग हुई, मैं रात को फ्लाइट पकड़ के महाकाल दर्शन के लिए चला गया, सुबह मैंने पूजा की, भस्म आरती में भाग लिया। वो जो बाहर व्यक्ति बैठा रहता है पंडित, जब वो इसे बांधता है आपके हाथ पे, तो वो कहता है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रगति हो, यानी कि आप रजत शर्मा जी हैं, देश का आपका सबसे पॉपुलर चैनल है और पॉपुलर आपका शो है, तो दुनिया में हो जाए। चोर भी आता है तो उससे भी यही कहता है कि आपकी प्रगति हो, आप बहुत अच्छी आ गए हो। ये थोड़ी कहता है कि तू ज्यादा चोरी कर। तो अगर मेरे कवि सम्मेलन में एक सीएम मुख्य अतिथि सामने बैठे हैं तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि यार देखो लूट मच रही है। मैंने उनसे कहा कि आप बहुत प्रगति करें, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आप और आगे बढ़ें और आपकी योग हो। और लोगों को, मतदाताओं को, भाजपा के नेताओं को, स्वयं प्रधानमंत्री को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मेरी सरस्वती पर, उस समय सरस्वती कृपावंत थी मुझ पे, मैंने कहा कि ये गुजरात बहुत संभाल लिया, आप दिल्ली संभालो, तो दिल्ली इन्होंने दे दिया मतादेश, दिल्ली आकर दे दिया। लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी में होते हुए भी आप प्रधानमंत्री जापान गए, उसकी आपने तारीफ की। प्रधानमंत्री ने इराक में नर्सों को छुड़ाया, उसकी आपने तारीफ की। देखिए, दो बातें, प्रधानमंत्री खुद भूल जाएं कि वो देश के प्रधानमंत्री है तो मेरा दोष नहीं है। पिछले 1 महीने के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वयं भूल गए कि मैं देश का प्रधानमंत्री। को लगता था कि प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, मैं नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हूं, वो ऐसे भाषण देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री देश का स्वाभिमान है। आपको याद होगा जी, जिस समय राजीव गांधी के श्रीलंका दौरे पर उनके कंधे पर सिंगली सैनिक ने बट मारी राइफल की, तो प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह उनको खुद लेने एयरपोर्ट गए। तो आप लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि भाई ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, क्या प्रधानमंत्री को लेने गए? तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने कहा, यह कांग्रेस के नेता का कंधा नहीं है, ये देश के इस 80 करोड़ लोगों का कंधा है, इसलिए मैं ये धन्यवाद देने के लिए और मैं स्वागत करने के लिए गया। तो जब प्रधानमंत्री कश्मीर की विपदा के समय गृह मंत्री को भेजते हैं, आगे आते हैं, तो मुझ जैसे सामान्य राष्ट्रभक्त को उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारत माता के शुभ्र आंचल में चीन में जब चुमार में चीनी सैनिकों के जूते आगे आ जाते हैं और उस समय वो साबरमती के तट पर बैठकर उस अहंकारी प्रेसिडेंट के सामने उसके झूला झूलते हैं, तब भी मैंने टिप्पणी की कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये आपकी राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्रवाद को शोभा नहीं देता। तो मैं आईना हूं, मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए, या तो विरोध कर लें, समर्थन कर लें, मुझे तो बोलना चाहिए। लेकिन ये आईना बाकी लोगों के लिए, या कभी अरविंद केजरीवाल को भी आईना दिखाते हैं आप? उससे पूछ के देखिए कि कितना दिखाता हूं, वो बहुत परेशान। ऐसा नहीं है, अरविंद मित्र भी है, साथी भी है पुराने, और बड़ी तपस्या है उसकी, और इसीलिए मैं उसका सम्मान भी करता हूं। और देखिए, जब जब ऐसा होता है तब तब मैं बोलता भी हूं, और मैं इसीलिए बना भी रहना वहां चाहता हूं कि जब रावण माता सीता का हरण करके लाया तो पूरे सभा ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर लाए, क्या आपने बहन शूर्पणखा के बदला लिया है, वाह वाह वाह। लेकिन रावण के एक मामा थे, मामा मारीच, उन्होंने एक श्लोक कहा, श्रीमद वाल्मीकि रामायण में है, उन्होंने कहा, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। हे राजन, ऐसे लोग खूब मिलेंगे जो मीठा बोलेंगे और तेरे फेवर का बोलेंगे। अरे साहब कमाल, आहा क्या सूट है साहब, नाम लिख के तो बहुत ही अच्छा हो गया साहब, फर्स्ट क्लास ही हो गया। लेकिन अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, जो अप्रिय बोले लेकिन जरूरी बोले, ऐसा वक्ता भी दुर्लभ है, ऐसा श्रोता भी दुर्लभ है। तो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मैं और आप कोई भी हो, सब लोगों को कुछ लोग ऐसे आसपास जरूर रखने चाहिए जो सच बोलते रहें। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अरविंद और बाकी साथी इस सब को सुनते हैं, वो आगे भी सुनते रहेंगे, और प्रधानमंत्री भी इस तरह का काम करेंगे, तो देश अच्छा बनेगा, भारत अच्छा बनेगा। हाँ, बैठा